Hello, good evening to all of you. Welcome to YouTube channel of Jyada Fatta. I am your law educator. I am dealing with paper 2 law. This is all my introduction. You can see it. तो आज जैसे कि दो क्लासेस अभी तक हम लोग कर चुके हैं। पहली क्लासेस में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। दूसरी क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कैसे एज अ बिगिनर हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं लॉ के लिए और किस स्टूडेंट की क्या अप्रोच होगी। ये दोनों वीडियोस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद आज एक वीडियो मैंने सोचा किसी एक एक्ट पर आपको बताऊं कि कैसे किसी एक्ट को पढ़ना है और मैं उसी सब चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ने का एक अलग तरीका है, तो आज मैं उस तरीके को आपको बताऊंगा। माइनर लॉ है, किस तरीके से आप यूजीसी नेट के लिए इसको तैयार करिए कि आप बहुत ही कम समय में, अगर आपने पहले से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रखा है तो 1 घंटे में उसका रिवीजन और मैथड कैसे कर सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें पूछे जाएंगे वो आपको सही हो सकते हैं अगर मेरी अप्रोच से आप करें। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आपको पता है, ये हमारे कॉमर्शियल लॉ का पार्ट है। देखिए वाई टू रीड, क्यों हमको रीड करना। देखिए सेल्स ऑफ गुड्स हमारे यूनिट 6 कॉमर्शियल लॉ में है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इसको अगर रिवाइज कर लेंगे आप क्वेश्चन हो जाएंगे। वेटेज किसका है, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, शायद दो क्वेश्चन मिल जाए। और बहुत ही नॉर्मल तरीके से पढ़ के, बेसिक अप्रोच हल्का सा पढ़ के आप इसको क्रैक कर सकते हैं आराम से। 1 से 2, देखिए आप ऐसे सोचेंगे केवल 1 से 2 नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन। देखिए बूंद बूंद करके सागर बनता है, तो पता। तो अगर एक एक क्वेश्चन करके ही आप उसको पूरे टुकड़ों में याद तैयार करेंगे, आज मैंने इतने क्वेश्चन को तैयार किया, आज मैंने इतने क्वेश्चन को तैयार किया, उसी तरीके से आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में सक्सेस प्राप्त। हर एक सब्जेक्ट का देखिए अपने देखिए लॉ में आपको सभी को पता है एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप पीछे आ, बहुत पीछे आ, और रिवाइज कर लिया आप आगे आ। पहली एक बार मेहनत लगती है सब्जेक्ट को तैयार करने, एक बार सब्जेक्ट अगर तैयार हो जाता है तो बहुत ही इजी हो जाता है उसको रिवाइज करना करेक्ट। अब सेल्स ऑफ गुड की क्या अप्रोच होगी वो भी मैं आपको बताऊं। इसमें क्या होगा, आपको जो मेन सेक्शन है उसको पढ़ना है, ज्यादा ज्यादा मतलब कि उसकी लैंग्वेज को समझना है, और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसके इंडेक्स में बात चले जाए, काम हो जाए। ज्यादा आपको इसमें रिसर्च नहीं करनी, ज्यादा आपको बुक नहीं पढ़नी, ज्यादा इससे रिलेटेड कभी केस लॉ नहीं आते, कुछ नहीं होता है इसमें। आज तक मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में केस लॉ नहीं देखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। बेसिक आएगा, ज्यादा ग्रिल भी नहीं करेंगे, बस बेसिक जानेंगे क्या आपको उसका सेक्शन पता है, हाँ पता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर भी कंडीशन चले जाएंगे। इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वो कहीं नहीं। देखिए हिस्ट्री क्या है। देखिए पहले एक आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके पास होता है 1872। वहां पे देखा होगा आपने, आपके पास पहले 1 to 75 तो है वहां पर, और एक 76 से लेकर 123 है। ये रिपील हुआ, रिपीट हुआ था। तो ये रिपीट इसलिए हुआ था कि वहां पहले के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के वहीं पे प्रोविजन थे। कितने प्रोविजन हुए, लगभग 48-49 प्रोविजन। इस समय के ज्यादा प्रोविजन। तो पहले उस समय क्या हो रहा था, वो सेल्स ऑफ गुड्स के सारे मैटर्स को सेक्शन डील नहीं कर पा रहे। तो क्या हो, वहां से रिपील करके एक नया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही बना दिया गया। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है देखिए, वो भी इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है, और जो सेल्स ऑफ गुड्स है इंडिया में फॉलो किया जा रहा है हमारा इंग्लिश कॉमन लॉ। सारे जो मैक्सिमम जो हमारे प्री ब्रिटिश प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो हमारे संविधान से पहले आ चुके थे, मैक्सिमम हमारे इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है। तो ये भी एक इंग्लिश कॉमन लॉ पे, ठीक है। तो ये पहले 76 से 123 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, बाद में इसको जरूरत लगी तो इन्होंने एक नया एक्ट बना के उसमें प्रोविजन डाले थे कि वो और प्रोविजन एग्जॉस्टिव तरीके से सारे में सारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के मैटर को डील कर सके, ठीक। देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, ये बात याद।
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करता है, इमूवेबल से नहीं। इमूवेबल के लिए डील करने के लिए हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाएंगे, जो हमारे यूजीसी सिलेबस में नहीं है। तो हमको गुड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से कंसर्न है केवल बस। ठीक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अंडर सोगा क्रिएट जस्ट इनकम। जस्ट इनकम मतलब वो राइट जो पूरे वर्ल्ड की अगेंस्ट है, मतलब हर एक पर्सन के अगेंस्ट मुझे वो राइट दिया गया है, उसको बोलते हैं जस्ट इनकम। एक जस्टिन पर्सन नाम होता है, वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। लेकिन ये जस्टिन रम मतलब ये पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है, हर किसी के अगेंस्ट। जैसे आप इस घर के मालिक, अपने घर के मालिक, तो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है। कोई भी अगर आपके ऊपर केस फाइल करेगा तो आप उस पर अपना अधिकार दिखा सकते हैं। जस्टिन पर्सन नाम क्या होता है? कोर्ट ने ए और बी पार्टीज है, कोर्ट ने ए को ऑर्डर दे दिया तो बी को 5,000 रुपए दो, तो वो जो 5,000 रुपए का राइट वो बी के अगेंस्ट बी से ले सकेगा, तो वो जस्टिन पर्सोनम हो जाएगा, पर्सनल है। जस्टिन नाम मतलब पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, पीवाईक्यू में आ सकता है। सेल्स ऑफ गुड्स, जो सेल्स ऑफ गुड्स को बेच रहे हैं हम लोग, सेल्स ऑफ गुड, इसमें क्या हो रहा है? गुड्स को बेचना अंडर द सोगा क्रिएट जस्टिस, दैट इज बायर एज अ ऑनर गेट द राइट टू एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अगर उसको सेल्स ऑफ गुड हो गई, गुड बेच दिया गया, तो वो अपने राइट को पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट यूज कर। इफ द सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड, द बायर में रिकवरी ऑफ अ गुड्स में रिकवरी ऑफ अ गुड बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। ठीक। ये जो एक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट का भाग है। इसमें कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि सेंटर भी और स्टेट भी, दोनों लोग अमेंडमेंट कर सकते। ठीक। ठीक। अब मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ले जाता हूं आपको। आप लोग समझिए कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। कोशिश करके मैं ज्यादा से ज्यादा इसी वीडियो को खत्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि कुछ और समझ में भी आपको आए चिंता। ये है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का भी। ये देखिए, ये इंडेक्स है, इंडेक्स को ध्यान में रखिएगा, इंडेक्स है। आपको इस इंडेक्स को भी अभी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा किस तरीके से इंडेक्स को तैयार रखते हैं। अभी के लिए आप देखिए, हमेशा याद रखिए कोई भी एक्ट की दो डेट होती है, एक होती है इनैक्टमेंट डेट, इनैक्टमेंट डेट। इनैक्टमेंट डेट किस दिन ये एक्ट बन के तैयार हो गया, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की जो इनैक्टमेंट डेट है 15 मार्च 19, 15 मार्च 19। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, ये इनैक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट, अब देखिए कब ये इन्फोर्स हुआ, मतलब कब कब किस दिन से ये लागू हुआ, तो ये हो गया 1 जुलाई। तो इस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 1972 और इनैक्टमेंट। आप कैसे याद करेंगे? जैसे 1 जुलाई, आप ये कह सकते हैं सेशन खुलने का दिन। फिर आपका स्कूल 1 जुलाई को खुलता था पहले शायद, तो उस हिसाब से याद कर सकते हैं। कोई एक फ्रेंड की बर्थडे हो, आपको कोई फ्रेंड का, उसकी आप डेट से याद कर सकते हैं कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे 1 जुलाई के इतने दिन बाद होता है, या आप 5 जुलाई को होता है, तो 5 जुलाई से 4 दिन पहले क्या होता है, सब गुड्स एक्ट के enforcement। तो आप कुछ हल्का सा कुछ एक अपने दिमाग में कैलकुलेशन डाल लेंगे, कोई एक कहानी बना लेंगे, आपको इजी तरीके से याद, और आपको याद रखें। अचानक से एग्जाम में आ जाए तो नहीं याद रहेंगे, तो इस तरीके से ही याद करिएगा तो आराम से आप, क्योंकि केवल एक एक्ट नहीं है, अभी आपको बहुत से एक्ट याद है, इसलिए मैं ठीक। आगे चलते हैं। तो इनैक्टमेंट डेट हो गया। अब देखिए,
पहला डेफिनेशन आता है बायर। देखिए इसमें भी एक तरीका है कि आप इसको या मान लीजिए जो डेफिनेशन क्लॉज होता है वो अल्फाबेटिकल डेफिनेशन आती है। अगर बायर है तो बायर की डेफिनेशन स्टार्टिंग में आएगी, डी वाली बाद में आएगी। नहीं, इसमें ये प्रोविजन नहीं अप्लाई करता। नहीं, एक मिनट, अप्लाई कर रहा है। देखो डिलीवरी, बायर बी से आया, फिर ये डिलीवरी है, डिलीवरेबल स्टेट है, डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड है, ये हाँ फॉलो हो रहा है। मैक्सिमम जगह पर ये फॉलो होता है, डी ई एफ जी एच, देखिए हाँ फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कुछ ऑप्शन दो के बारे में आ जाए तो आप, अगर मान लीजिए आप ये मान लीजिएगा इसको कैसे क्रैक करते हैं। मान लीजिए बायर, बायर, अब उसमें ऑप्शन में दे दिया 2+1, 2+8, 2+10। तो आप लोग ये सोचिएगा, देखिए कैसे बायर, बायर जो है वो स्टार्टिंग में आता है। थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, याद करिएगा, डेफिनेशन आंखें बंद करिएगा, आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करिएगा कि 2 1 कहाँ पर है, बायर कहाँ पर हो सकता है। तो स्टार्टिंग में वहां पे डेफिनेशन कुछ ही दी गई थी और बायर 2 1 में वहां से फ्लैट हो गया। ये एक सीक्वेंस है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, वो याद है। इस तरीके से याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा अभी मैं इनिशियल थोड़ा आपको तरीका बता दे रहा हूँ, शायद आपको पता ही होगा, आप लोग मास्टर्स करके आए हुए, नहीं तभी थोड़ा तरीका जिस तरीके से बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते हैं उस तरीके से थोड़ा सा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो, उनके लिए बता, अदरवाइज आप सब होशियार है। ठीक है, तो बायर का मतलब क्या होता है। बायर का मतलब हु बायर्स, जो खरीदता है या एग्रीज टू बाय टू, मतलब जो प्रेजेंट में खरीदता है, अभी गया तुरंत पैसे के सामान खरीद लिया, या एग्री टू बाय टू, उसने कहा कि पैसे तो दे दिए और उसने कहा मैं कल ले लूंगा, या तो एग्री कर गया कि मैं ठीक है आपसे मैं कल आके ले लूंगा, तो वो भी बायर हो। ठीक है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी मतलब वॉलेंटेरली, वॉलेंटेरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन, अपने मन से अपनी इच्छा से, जबरदस्ती से नहीं, वॉलेंटेरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज डिलीवरी। ठीक, ये इसमें फुल स्क्रीन नहीं होगी, फुल स्क्रीन में वो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ठीक, डिलीवरी मीन्स वॉलेंटेरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक, गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, मतलब उसको लोग ले सके। when they are in such a state the buyer would under the contract be bound to take delivery of it। मतलब उस इस तरीके कंडीशन में होनी चाहिए कि वो जो बायर है उसको वो ले सके, और उसने आपसे मान लीजिए कहा कह रखा था कि घर को आप पेंट करा दीजिएगा, तो आपने कहा कि घर को पेंट करा देंगे तब मैं आपसे वो मकान किराए पे ले दूंगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं लगे क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी का है। मान लीजिए एक जनरल है कि आपने, उसने कहा था आपसे कि आप ये जो मटेरियल गिफ्ट शॉप में गया, ठीक है, मैं आप टॉय को कार को मुझे दे दीजिएगा, लेकिन आप इसको रैप करा दीजिए। अब वो लेने गया निश्चित समय में, जो समय डिसाइड किया गया था, लेकिन वो उसने आपने उस समय इसको रैप नहीं करा, तो वो उसके लिए लेने के लिए बाय नहीं, लायबल नहीं होता, और वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो गुड्स आर said to be in a deliverable state when they are in such a state that the buyer would under the contract be bound, खरीदने वाला बाउंड हो जाएगा टेक डिलीवरी। ठीक, डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, इसलिए तो इसको आगे, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़िएगा, आराम से सब कुछ एक्ट में एक क्वेश्चन को कर ही लेंगे, दो आएंगे तो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत साफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे पढ़ेंगे बहुत आराम से, यूजीसी नेट से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने पेपर वन अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो लॉ से छोड़ दीजिए, लॉ में आराम से करा। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स मतलब मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर, मतलब गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस होंगे,
एक्वायर्ड होंगे बाय द सेलर, सेलर के द्वारा, बेचने वाले के द्वारा, आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मान लीजिए वो आए, उन्होंने कहा कि मैं आपसे आपका आपकी ये वस्तु खरीदूंगा, या आपसे टॉय कार खरीदूंगा, मुझे टॉय कार, ठीक है, लेकिन वो आपके पास थी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं 5,000 रुपये एडवांस दे देता हूँ, आप मंगा के दे दीजिए। तो ये फ्यूचर गुड्स है, आप इसको बाद में एक्वायर करेंगे किसी से, तो ये फ्यूचर गुड्स में, ठीक है, अभी आपके पास नहीं है, आपने ले ले लेते, फ्यूचर गुड्स है। तो टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर, कोई भी एक चीज मैन्युफैक्चर, आप मैन्युफैक्चर में आपने कहा उसने आपको स्पेसिफिक बता दिया इस तरीके की क्या चाहिए, तो आपने कहा ठीक है मैं मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करूंगा वही, बट एक्वायर, एक्वायर मतलब उसे ले, ठीक है। देखिए एक अच्छी डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग, इसको आप याद रखिएगा। आप देखिए क्या हुआ, 2-1 बायर हो गया, उस हिसाब से फ्यूचर गुड 2-6 हो गया, ठीक। अब देखिए गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, गुड्स, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल की हर तरीके की प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी, हमेशा के लिए याद रखिएगा। गुड्स मीन्स, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो गुड्स है उसका ये मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जगम संपत्ति। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, या एक्शनेबल क्लेम और मनी को हटा देंगे। एक्शनेबल क्लेम हमारे टीपीए में यूज होता है, और मनी, तो अगर एमसीक्यू आ जाए क्या गुड्स में एक्शनेबल क्लेम, आपको लगेगा मनी आएगा, लेकिन मनी यहाँ नहीं है। तो गुड्स में सभी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, तो एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को छोड़ के सभी गुड्स में आ जाएगा। और उसमें मतलब अब एंड इंक्लूड, उसके एक्स्ट्रा क्या होगा, स्टॉक्स एंड शेयर, स्टॉक्स हो जाएंगे, शेयर्स हो जाएंगे, ग्रोइंग क्रॉप फसलें जो होती हैं वो भी आ जाएंगी, ग्रास भी आ जाएगी, और थिंग्स जो अटैच टू योर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, which are agreed to severed before sale, agreed to be severed, ठीक, थिंक, तो इसमें स्टॉक्स क्लियर, स्टॉक्स आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाएंगी, ग्रास और आ जाएंगे। अब थिंग अटैच टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड, सेल करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले उन्होंने एग्री कर लिया था कि इसको हम लोग फेवर्ड कर, मतलब कि मान लीजिए आपने कोई प्लांट्स लगाए, कोई बम्बू ट्री लगाया, वो क्यों लगाया कि इसको जैसे ही बड़ा हो जाएगा इसको हम बेच के इसके वुड से पैसे देते हैं। तो यहाँ को ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है कि एग्री टू बी सीवियर, वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही, सेल होने से पहले ही आपने इसीलिए उसको लगाया है धरती पर, या अटैच किया है कि इसको हम लोग बेचेंगे, तो पर्पस उसका बेचना है, इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा एग्री टू बी सीवियर। सेल होने से पहले और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपने, अब बेचा आपने उसको बाद में, लेकिन पहले ही आपने एग्री कर लिया था या सोच लिया था या कर लिया था कि इसको हम लोग बेचेंगे, एग्री टू बी सेवर, इसको हम ऐसे जमीन में नहीं अटैच रखेंगे, इसको बेचेंगे। तो ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाए, ठीक, समझ में आ गया। एट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अगर फ्यूचर मान लीजिए आपसे फॉल्ट पूछ किया गया तो आपको याद है फ्यूचर गुड टू 6 पे है, तो आप फॉल्ट बता सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसका मार्जिनल नोट पूछेंगे अनइम्पोर्टेंट का, इंपॉर्टेंट के बारे में अंदर पूछ सकते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाती है, क्योंकि अंदर जाने के लिए उनके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। इंसॉल्वेंट इंपॉर्टेंट नहीं, मर्चेंटाइल एजेंट, मर्चेंटाइल एजेंट मीन मर्चेंटाइल एजेंट हैविंग इन अ कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो व्यापारिक प्रथा है जिसमें बिजनेस को कस्टमरी डील कर रहे हैं, एजेंट के पास अथॉरिटी है गुड्स को बेचने की, वो साइन गुड्स है पर्पज ऑफ सेल, और टू बाय गुड्स और रेज मनी, मतलब उसके बेसिस में कोई दूसरा एजेंट सब चीजों खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो मर्केंटाइल एजेंट होता है। प्राइस मीन्स मनी, यहाँ पे प्राइस का मतलब यहाँ पैसे से मतलब है, प्राइस जहाँ पे शब्द होगा मतलब मनी कंसीडरेशन, पैसा दिया जाएगा, एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो रहा, मनी कंसीडर, मनी दिया जाएगा।
प्रॉपर्टी मीन जनरल प्रॉपर्टी इन अ गुड, नॉट मियरली प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब, जनरल प्रॉपर्टी मतलब तुम्हारे पास ऑनरशिप राइट होना चाहिए, ऑनरशिप राइट से डील करता है। आपके पास अगर उसमें केवल पजेसरी राइट है, आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑनरशिप से मतलब है, ऑनर अगर आप उसके हैं तो आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, पजेसरी राइट है तो आप प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी का राइट हो जाए पजेसरी राइट। सेलर मतलब who sells or agrees to sell. स्पेसिफिक गुड्स मतलब मीन्स गुड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। स्पेसिफिक गुड आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एग्री कर लिया था यही गुड्स मुझे चाहिए, अब तो वही गुड्स मुझे चाहिए। 15 देखा एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट असाइन टू देम इन दैट एक्ट। वो चीजें जो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं डिफाइन है लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, उसका मतलब हम वहां से ले लेंगे। मान लीजिए इस सेक्शन यहाँ पर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट अब यूज किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं डिफाइन है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब वही प्रोविजन है जो सेल्स हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। Application of provision. The unrepealed provision of Indian Contract Act save in so far as they are inconsistent with the express provision of these for continuous। मतलब कोई भी अनरिपील्ड प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो जब तक वो इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है, बिल्कुल अलग बात नहीं कहता है, सिर्फ कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, वो सेल्स ऑफ गुड्स पर हमारे लगता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई अनरिपीट प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमारे सोर्स ऑफ गुड्स एक्ट से लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब देखिए सेल एंड एग्रीमेंट क्या होते हैं, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट। सेल मतलब तुरंत ही आपने एग्री कर लिया, तुरंत ही आप उसको सामान, आप गए किसी की शॉप में, आपने कहा उससे मुझे ये पेन दे दो, उसने दे दिया, आपने उसको पैसे दे दिए, तो वो सेल। एग्रीमेंट टू सेल हुआ, ठीक है मैं आपको भी 5 रुपए दे देता हूँ, पेन है 25 रुपए का, मैं आपसे कल आता हूँ, तो ये एग्रीमेंट टू सेल होगा कि मैं आपसे खरीदूंगा, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर ट्रांसफर कर देता तुरंत, या फिर एग्री करता है ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, या एग्री करता है कि बायर से मैं तुम्हें प्रॉपर्टी तुम्हारी खरीद लूंगा या एग्री ट्रांसफर करूंगा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ऑन अदर, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट हो सकते हैं बिना कोई कंडीशन, या कंडीशनल लग जाएगी, कल आप मैं आपको कल दे दूंगा, तो ये भी हो सकता है। ये आप याद रखिएगा, एक बार कहीं एग्जाम में पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होगा, एब्सोल्यूट होगा या कंडीशनल होगा। तो यहाँ पर आप कुछ लोगों ने एब्सोल्यूट देखा था, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट भी हो सकता है विदाउट कंडीशन भी, और विद कंडीशनल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है, यहाँ उसको वैलिडिटी देता है। ठीक। वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ गुड द प्रॉपर्टी इन गुड्स, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगी, और जब तुरंत प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं ये हो जाता है सेल। बट व्हेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम्स or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sale। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जहां प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो जाती है एब्सोल्यूट बिना किसी कंडीशन के, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है, उसको हम लोग सेल कहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी कुछ एक फ्यूचर टाइम्स पे, जैसे एक दिन बाद बेचेंगे, 2 दिन बाद बेचेंगे, या कुछ कंडीशन लगा दी जाती है, उसको एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बन जाता है, व्हेन द टाइम्स elapsed और कंडीशन आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफर। एग्रीमेंट टू सेल, सेल बन जाता है जब जो इसमें टाइम दिया गया है और कंडीशन दी गई वो फुलफिल हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर हो जाती है, वो चेंज हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। ठीक है, तो पहला क्लियर, डेफिनेशन क्लॉज क्लियर, दूसरे पे आपका अनरिपील प्रोविजन है, तीसरे पे आपका डेफिनेशन दी गई है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है।
अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनती है उसके बारे में बात। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय। एक ऑफर करते हैं, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ऑफर किया उस एक्सेप्टेंस। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड। ऑफर करेंगे खरीदने के लिए, गुड्स बेचने के लिए, फॉर अ प्राइस। और अगर उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, ठीक है मैं खरीद लेता हूं, द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ अ गुड। कॉन्ट्रैक्ट तो तुरंत डिलीवरी कर सकता है गुड्स की, तुरंत ही उसने कहा ठीक है, तुरंत ही डिलीवरी कर दी, और या फिर तुरंत ही पेमेंट मिल गया, या फिर डिलीवरी ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट और डिलीवरी पोस्टपोन। या फिर कहता है कि ईएमआई के ऑप्शन से मैं पेमेंट करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, या कहता है ठीक है डिलीवरी कर दी, पेमेंट कर लेते हैं, डिलीवरी दीजिए पेमेंट कल दे देंगे, उसमें भी ठीक है कोई दिक्कत। सभी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन हो सकते, सेल एंड एग्रीमेंट से subject to the provision of any of the timing in force. A contract of sale may be made by writing or by word of mouth. Contract of sale जो होता है इसमें वर्ड्स बाई वर्ड से भी लिखित भी हो सकता है, या फिर बोल के भी हो सकता है। मैं क्या तुम मेरा सामान खरीदोगे, हाँ उसने कहा, या पार्सली इन राइटिंग, पार्सली वर्ड ऑफ माउथ, और भी। देखिए बहुत ही इजी है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मैंने आपसे कहा ज्यादा हमको टेक्निकल नहीं जाना है, जिस सब्जेक्ट में मुझे आपको टेक्निकल ले जाना होगा मैं आपको ले जाऊंगा। इसमें केवल बेसिक पढ़ना है, मार्जिनल नोट याद हो जाने चाहिए इसमें क्या है, बस टेस्ट सेट। हर एग्जाम में तैयारी का तरीका होता है, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करेंगे तो इजी तरीके से जल्दी से नंबर। अगला हुआ एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर। The goods which from the subject of a contract may be either existing goods on the purchase by the future goods। गुड्स जहां पे ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो किस तरीके के गुड्स से डील करता है। तो ये एग्जिस्टिंग से भी डील करता है, फ्यूचर गुड्स से जो प्रेजेंट में है, या फ्यूचर गुड्स जो बाद में एक्वायर होने वाले। फ्यूचर गुड की क्वेश्चन हम लोग मैंने आपको बताई थी 2 क्लॉज 6 में होती है, ठीक है। There may be a contract of sale, the good, the acquisition of which seller depend upon the contingency which may। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इसमें कंटीजेंसी लगा दी गई है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है कि ऐसा होगा तब मैं आपसे लूंगा, ऐसा नहीं होगा तब मैं आपसे लूंगा, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हो सकता है। फिर भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर पर्पज और इफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जहां पे ये हुआ कि प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड, फ्यूचर गुड्स की प्रेजेंट सेल हो गई, लेकिन हम लोग उन गुड्स को बाद में लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर पर्पस इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। तो वो मतलब गुड्स अभी सेल तो कर दिया लेकिन उसके बाद अभी है ही नहीं, फ्यूचर गुड्स बाद में एक्वायर करेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, ठीक है। 7 गुड पैरिसिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। गुड पहले ही खड़ा हो गया, पैरिस हो गया, नहीं है एग्जिस्टेंस बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर। जो सेलर है बेचने वाला, उसके बिना नॉलेज में एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, पैरिस हो चुके थे या डैमेज हो सके थे। मान लीजिए 1 जुलाई 2024 को आपने कॉन्टेक्ट किया कि मैं तुम्हें अब वहां के अपने वहां 100 kg ऑफ रजिस्टर्स भेजेंगे, ठीक है। आपने एग्री कर लिया, आपको लगा था आपके गोडाउन में रखे, मान लीजिए एक दिन पहले ही बारिश आई थी, बारिश सारे रजिस्टर खराब हो चुके थे। अब जैसे आपके डिलीवरी का समय आया, आपने देखा जाके रजिस्टर खराब हो गए, तो अब यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, आपकी कोई गलती इसमें नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो आपके बिना नॉलेज से पैरिस हुए और कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही पैरिस हो चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसमें किसी की कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ ये बात करता गुड पैरिसिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन पहले ही चीजें खराब हो चुकी। 8 कहता है 8 कहता है गुड पैरिस बिफोर सेल।
सेल करने से पहले आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, मान लीजिए 1 जुलाई 2024 को एग्रीमेंट टू सेल हुआ कि तुम 7 जुलाई को मुझे रजिस्टर भेज दो। 7 जुलाई 2024 को आप 7 जुलाई 2024 को with the agreement to sell the specific good and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or the buyer perished or become so damaged as longer to answer the description in the agreement for the risk passes to the buyer, the agreement is avoided। मान लीजिए 1 जुलाई 2024 को उन लोगों ने एग्रीमेंट किया कि मैं 7 जुलाई को तुम्हें गुड्स को रजिस्टर को बेचूंगा, अचानक से बारिश आ गई, सारे रजिस्टर खराब हो गए, तो वो वहां पर वो एग्रीमेंट हमें हटाया जा सकता है, उसको हम लोग वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं, उसको हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें किसी की कोई गलती नहीं है सेलर की, तो वहां पे अलग हो सकता है। विद द एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, सेलर की कोई गलती नहीं है और बायर की भी गलती नहीं, खरीदने वाले की, पेरिस और बिकम सो डैमेज एज लॉन्गर टू द आंसर टू द डिस्कशन इन द एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, द एग्रीमेंट इज अवॉइडेड। तो यहाँ किसी की गलती नहीं है, बिना किसी गलती से अगर हुआ एग्रीमेंट को अवॉइड कर लेंगे, एग्रीमेंट को हम लोग डिक्लेयर करा। तो पहले वाले में कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले हुआ पेरिस, दूसरे वाले में एग्रीमेंट सेल के बाद, लेकिन सेल से पहले। ठीक, अब असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस क्या होगा? द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेस इन द मैनर देयर बाय एग्रीड और डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो या तो जो आपस में एग्री करेंगे उसके बिला पे, अगर नहीं एग्री करेंगे जो उस समय की प्रथा चल रही है कितने का एक रजिस्टर बेचा जा रहा है उस हिसाब से डिसाइड कर दिया। When its price is not determined in accordance with the foregoing provision, the buyer shall pay a, जो खरीदने वाला है रीजनेबल प्राइस फिक्स कर देगा, और रीजनेबल प्राइस क्या होगा वो हर एक केस में अलग अलग। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, when there is an agreement to sell on a good terms that the price is to be fixed by the valuation of third party, कि थर्ड पार्टी के वैल्यूएशन पे करेंगे, एंड ऐसा पार्टी कैन नॉट डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट इज अवॉइडेड। मतलब कहा गया कि हम अपना सामान तो बेच देते हैं लेकिन जो उसका पैसा वो तीसरा पार्टी बताएगा, अगर वो तीसरा पार्टी नहीं बताता एग्रीमेंट अवॉइड कर। लेकिन आपने पूछने से पहले डिलीवरी कर दी थी, provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price। मतलब गुड्स बेचने से पहले, गुड्स थर्ड पार्टी से प्राइस पूछने से पहले ही आपने सामान भेज दिया था और वो मान लीजिए थर्ड पार्टी खत्म हो गया तो वहां भी रिजनेबल प्राइस दे दिया। Where such party is prevented from making the vetting by fault of the seller of the buyer, the party not in the fault may maintain a suit for the damage against the party in fault। मतलब एक पार्टी उसको रोक रही है कि उसको पैसे ना बताने दें या उसका वैल्यू तो ना होने से, तो जिस पार्टी को डैमेज हो रहा है वो कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है, डैमेज को क्लेम कर सकता है। इस पार्टी की गलती। स्टूपिडेशन एट टाइम, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है? अनलेस आर डिफरेंट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कोई अलग बात कहती है तो बात अलग है। स्टूपुलेशन एज टू द टाइम ऑफ द पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस। स्टूपुलेशन एज टू द टाइम ऑफ द पेमेंट आर नॉट डीम्ड, मतलब जो टाइम है पेमेंट के लिए कि आपको 5 दिनों में देना है, ये कोई एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। जनरली आप जैसे कोई सामान हम लोग खरीदते हैं आपस में, एक कोई होलसेलर है किसी को सामान बेचता है तो कहता है ठीक है आज सामान दे दो, पैसे कब दोगे? पैसे 1 महीने के बाद। मान लीजिए वो 1 महीने के बाद नहीं देता है तो अगले दिन कोई केस नहीं फाइल कर देता है, माना जाता है कि कोई एसेंस नहीं है, हाँ दे देगा बढ़िया, 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे। लेकिन अगर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि 9 तारीख को ही पैसे चाहिए तो बात अलग है, फिर 9 तारीख को पेमेंट देना पड़ेगा, फिर एसेंस होगा। Whether any other stipulation as to the time of the essence of the contract or not depend upon the terms of the contract, वो contract के terms में समझ में आएगा। Condition and warranty, a stipulation in the contract of sale with reference to goods subject there or maybe condition or a warranty। एक stipulation, एक terms लगा दिए गए हैं तो ये
किसी केस में कंडीशन भी हो सकता है, वारंटी भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में, उसको कंडीशन बोलेंगे या वारंटी बोलेंगे। ये एक टर्म है, कंडीशन का मतलब ज्यादा रेलिवेंट है, ज्यादा उसको ध्यान रखना है, अगर उसका ब्रीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेटेड कर देंगे। वारंटी एक हल्का टर्म है कि अगर इसको आपने ब्रीच कर दिया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेटेड नहीं होगा, मैक्सिमम आपको कंपनसेशन या डैमेजेस देना पड़ सकता है। अब कंडीशन इज अब देखिए, स्टिपुलेशन का मतलब क्या, कोई एक टर्म, कोई एक लैंग्वेज लिखी, कोई एक शर्त लगी है, स्टिपुलेशन एक शर्त मान लीजिए आप, शर्त, कोई शर्त, शर्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशन भी हो सकती है, वारंटी भी हो सकती है। अब कैसे क्या होगी बताते हैं। एक कंडीशन, एक जो कंडीशन लगी है, शर्त लगी है कॉन्ट्रैक्ट में, वो कंडीशन है, वो जो एसेंशियल है, जो कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में उसको एसेंशियल कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक चीज है। अ कंडीशन इज अ स्टूपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस। जो कंडीशंस लगी हैं वो एक एसेंशियल है मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट के, और उसके ब्रीच पर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग रेपुटेटेड कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे, जीरो कर सकते हैं। रेपुटेटेड मुझे फॉलो नहीं करना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन लगा दी गई कि आपको ये फॉलो करना है, ये चीज करनी, मान लीजिए आपने नहीं करी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा, रेपुटेटेड हो जाएगा, उसके अगेंस्ट हम लोग केस फाइल कर सकते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, रेपुटेटेड हो जाएगा। ठीक। एक वारंटी है, वो एक स्टूपुलेशन है जो कोलैटरल है, मेन पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कुछ है उससे रिलेटेड है, उससे उसका एक उसी तरीके का पार्ट है, मतलब कह सकते हैं आपको कोलैटरल है, मेन नहीं, एसेंशियल नहीं, नॉन एसेंशियल है, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंस रखती है, और उसका ब्रीच हुआ तो आप लोग डैमेज को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, एग्रीमेंट को और रिजेक्ट नहीं कर सकते और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टुडे, और मतलब उसको गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते और कॉन्ट्रैक्ट खंडन नहीं कर सकते। एट द मोस्ट यू कैन क्लेम डैमेज। ठीक। तो वो कंडीशन जो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो अगर हटती तो वो रेपुटेटेड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो एक वारंटी है वो अगर नहीं फॉलो हो जाती तो मैक्सिमम आप लोग उसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेटेड हो सकते हैं। Whether stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty in each case on a construction of a contract. इस जो स्टूपुलेशन है वो कंडीशन है या वारंटी है, वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग होगी, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिफर करेगी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक हम लोग एक कोई कंडीशन नहीं बता सकते कि यही कंडीशन होगी यही वारंटी होगी, हर कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग वैरी करती है। वेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब हम लोग कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करते हैं। Where under a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition। जो बायर है वो कंडीशंस को वेव कर सकता है, मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये कंडीशंस लगा दी गई। ठीक है। अब उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो वो ब्रीच हो सकता है, लेकिन जो खरीदने वाला है, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, आपको मैंने भी एग्जांपल दिया था रैपिंग का। एक गिफ्ट शॉप में आपने कहा, आपने कहा था रैप कर, आपने उससे कह दिया ठीक है इसको तुम रैप कर लेना, रैप करके इसमें तुम वो लगा देना, ऊपर से कुछ स्टिकर्स या कुछ लगा देना, ये स्टिकर्स मैं ले लूंगा। ठीक है। अब उसने कहा कि बहुत जरूरी, बहुत ध्यान रखना, ये लगाओगे तभी मैं लूंगा, और इसी कलर का बहुत अच्छे से डेकोरेट करना। ठीक। मान लीजिए वो लेने गया 2 घंटे बाद, उसने उस तरीके से उसको लगा ही नहीं, मान लीजिए लगा ही नहीं उसने सारे स्ट्रिप, बस रैप कर दिया, कोई स्ट्रिप नहीं लगाई, कोई अच्छे से डेकोरेट नहीं किया, जो एसेंशियल कह रहे थे वो नहीं किए। अब जो बायर उसके पास क्या राइट आ जाएगी, अब वो गुड्स को मना कर सकता है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ये कंडीशन है, ये जरूरी है फॉलो करना, लेकिन आपने फॉलो नहीं करी, तो वो कंडीशन को वेव कर, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि अब पार्टी का समय है, अब मुझे जाना पड़ेगा, और मैं नहीं गया, और मैं कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा, तो उसने कहा ठीक है मुझे ऐसे ही दे दो, और इसको मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी, आपसे कुछ पैसे कम कर उसको पेमेंट कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है। इस तरीके समझ में आया बेसिक पर्पस। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर, खरीदने वाला कंडीशन को, जैसे मैं रैपिंग वाली दुकान पे गया था, उस कंडीशन को वेव कर दिया और इलेक्ट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज द ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज द ट्रेड पे कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है ये मैं ऐसे ही ले लेता हूँ,
ऐसे ही ले लेता हूँ मैं आपको, अब आपको 100 रुपए की चीज है, अब मैं आपको 95 रुपए ही दूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, समझ में आया? तो अब इसके ऊपर है क्योंकि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने कंडीशन के ब्रीच को ब्रीच ऑफ वारंटी। वेर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेपरेबल, मतलब उसको अलग अलग नहीं कर सकते। Buyer has accepted the good or the part thereof, breach of any condition to be fulfilled can only be treated as breach of warranty, not as the rejection of the good or treating the contract as executed, unless there is a terms of the contract express or implied to that effect. एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसको सेवरेबल नहीं है, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और तो आपने उसकी जो कंडीशन की ब्रीच को एक उसका वारंटी की ब्रीच मान लिया, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और एट मोस्ट आप उससे जाके कंपनी क्लेम कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। अलग अलग नहीं, तो आपने कहा कि मुझे जरूरत है, आपने उसको ले लिया। जैसे यही वाला रैपिंग वाला एग्जांपल है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। आपने पैसे जरूर दोनों के साथ में दिए थे अलग मिलाकर, कि जैसे आपने कहा था ठीक है गुड्स 90 रुपए की है और उसकी जो रैपिंग की कॉस्ट है वो 30 रुपए है। अब उसने रैपिंग तो नहीं करी, लेकिन आपको दोनों चीजें लेनी, तब दोनों चीजों से ले ली है, आप उसमें सेवरेबल नहीं कर सकते, तो ब्रीच ऑफ वारंटी है, ब्रीच ऑफ कंडीशन तो ब्रीच ऑफ वारंटी। Nothing in this section shall affect the case of any condition of warranty fulfillment of which is excused by law of a reason of impossibility of employment. मान लीजिए कोई ऐसी वारंटी या कंडीशन है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबिलिटी आपकी गलती से नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने या कोई लॉ नया आ गया उसने कहा कि आपसे चीजें वैलिड है, तो वहां पर आपकी कोई गलती नहीं, कोई कंडीशन वारंटी इफेक्ट नहीं। मान लीजिए एक लॉ बनाया गया था कि एक मतलब आपने एक एग्रीमेंट पार्टी से किया था कि आप मुझे रोज 10 बजे पानी देने, एक्वा गार्ड का मतलब जो पानी जो गैलन वाला है वो देने हैं। मान लीजिए रात में कुछ नोटिफिकेशन आ गए, गवर्नमेंट ने कहा कि आज से कोई सप्लाई नहीं करेगा, सारी गवर्नमेंट सप्लाई करेगी पानी। ठीक है, तो वहां पर अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने कंडीशन का ब्रीच के वारंटी का ब्रीच किया, क्योंकि अब वो पानी लाने की लायबल ही नहीं है, अब अगेंस्ट द लॉ, तो वहां पे कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम। Implied undertaking as to title in a contract of sale under circumstances of the contracts for different intention दिखाते हैं, there is a implied condition। एक टाइटल में एक implied condition होती है on the part of a seller that in case of a sale, कुछ implied condition हमेशा जब भी सेल खरीदने जाते हैं कुछ एक implied conditions होती है कि he has a right to sell the good and in case of agreement to sell he have a right to sell the good at the time property to be passed। एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि जब आप सेल सामान बेच रहे हो तो आपके पास सामान बेचने का अधिकार है, और एग्रीमेंट टू सेल में मान लीजिए आप सामान खरीदने गए तो आप ये मानेंगे ना, एज्यूम करेंगे ना, जो सामने वाला उसको बेचने का अधिकार है, तो यही एक इम्प्लाइड कंडीशन कि उसके पास बेचने का अधिकार है। इम्प्लाइड वारंटी ये एक होती है कि बायर के पास एक इंजॉय क्विट इंजॉय शैल हैव एंड इंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ अ गुड्स, मतलब कि वो एक अच्छा सा पोजीशन करेगा, उसको कोई उसके पोजीशन में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इम्प्लाइड वारंटी है। इम्प्लाइड वारंटी ये भी होती है, इम्प्लाइड मतलब माना जाता है कि होगा ही होगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं, अदर से मान नहीं जाता। Implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrances in the favor of third party not declared known to the buyer। आप जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपने उससे उसकी दुकान के सारे रजिस्टर खरीदे, तो आप ये मान के चलेंगे कि ऑलरेडी इसके फ्री ऑफ चार्ज है, किसी का इस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कि रजिस्टर को पेमेंट करने की आप पर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, आपने जो पेमेंट दे दिया अब आपके ऊपर चीजें हो गई, कोई किसी का चार्ज नहीं लगा, चार्ज मतलब किसी को कोई पैसा नहीं दे, ये मानेंगे। सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि इस तरीके के ही गुड्स होंगे, मतलब एक डिस्क्रिप्शन दे दी गई कि ऐसे ऐसे गुड्स होने चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड अगर डिस्क्रिप्शन के द्वारा है, देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन, एक इम्प्लाइड कंडीशन होगी कि गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। एक डिस्क्रिप्शन दे दी कि गुड्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, तो जब सेल होगी तो गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है, फिर कंडीशन होती ही होती है, इम्प्लाइड नहीं जनरल कंडीशन। And if the sale is by sample as well as description, it is not sufficient that the full bulk shall correspond with the sample if the goods do not also correspond। तो अगर एक सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के द्वारा है तो आपको दोनों चीजें होनी चाहिए। सैंपल मतलब एक आपने सैंपल दिखाया था और आपने कहा था कि इसी सैंपल के सारे गुड्स होंगे,
तो और डिस्क्रिप्शन भी था, तो जब गुड्स आएंगे उसी सैंपल से मैच करने चाहिए और उसी डिस्क्रिप्शन करनी चाहिए जो आपने कहते एक इम्प्लाइड कंडीशन। ठीक है, एक है, अब आया देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये होता है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। ठीक, देखिए एक बहुत ही फेमस मैक्सिम है, अब आप याद रखिएगा, कैवियट इसको बोलते लेट द बायर बी अवेयर। बायर को अवेयर होना पड़ेगा अपने राइट से, बायर को खरीदने से पहले सब कुछ क्वालिटी फिटनेस सब कुछ चेक करना पड़ेगा। लेट द बायर बी अवेयर, बायर को अवेयर रहना पड़ेगा सारी कंडीशन से सब कुछ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे से आज मैं थोड़ा बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में और इसको एलिब्रेट करते हैं। ठीक है, टाइम भी बहुत हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। implied condition as to quality of fitness subject to the provision of the act and of any law for the time being in force. There is a no implied warranty or a condition as to the quality of fitness for the particular purpose of the good. यहाँ पे ये बात देखिए, कह रहा है एक तरह से बहुत बड़ा उसको मैक्सिम कर रहा है, कह रहा है कोई भी इम्प्लाइड वारंटी नहीं होगी, कंडीशन नहीं होगी एज टू द क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कोई भी इम्प्लाइड वारंटी नहीं होगी, कंडीशन नहीं होगी। आप जो भी चीज लेने आ रहे हो आप उसको अच्छे से एग्जामिन कर लो, सब कुछ कर लो, मेरी कोई गारंटी नहीं है, ओपन मार्केट में मैं बैठा हूँ। देखिए ये मैक्सिमम पहले की मैक्सिमम है, एक तरह से आप सामान लेने हैं तो अब आपको सामान लेने की सबसे पहले चीज उसकी मैच कर लो, देख लो कहीं फटा तो नहीं है, कहीं फटा तो नहीं है, सारी चीजें उसकी हैं सही, आप सब कुछ कर लो। एक जनरल कहता है, रूल बना दिया, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी, कोई इम्प्लाइड वारंटी नहीं है, कंडीशन नहीं है एज टू द क्वालिटी फिटनेस, कोई इम्प्लाइड, आप कोई भी इम्प्लाइड नहीं, जो आप पूछोगे मैं उसका आंसर दूंगा, आप हर चीज पूछोगे, कोई इम्प्लाइड नहीं है, ये नहीं कहेगा कि इसका होना ही चाहिए। ठीक है, ये जनरल। लेट द बायर बी अवेयर, बायर को अपना सामान लेने आया तो उसको सारी अवेयरनेस होनी चाहिए, सब कुछ, एक ये नहीं बाद में कहेगा ये भी होना चाहिए वो भी होना, जो चीजें एक्सप्रेसली पूछ लो उसकी बात होगी। ठीक, अब लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्ट एज फॉलो, कुछ केसेस नीचे दिए गए केसेस हैं जहां पर एक माना जाएगा कि इंप्लाइड कंडीशन होगी, तो जनरल रूल ये कह दिया कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस की, लेकिन नीचे एक्सेप्शन दे दिए गए वहां पर है। ठीक है, वेयर द बायर, खरीदने वाला, एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर, नोन टू द सेलर, जो बेच रहा है उसको बता दिया the particular purpose for which goods are required so as to show that the buyer relies on the seller skill or judgment and देखिए पहला क्या है, बायर ने एक्सप्रेसली ओवर इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर, बेचने वाले को बता दिया कि पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए मुझे गुड्स चाहिए, और उसके बाद उसने बायर की स्किल और जजमेंट पर रिलाई करके वो ले लिया। तो गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन की होनी चाहिए, विच इज इन कोर्स ऑफ सेलर बिजनेस सप्लाई, देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन दैट अ कंडीशन that a good shall be reasonably fit for the purpose। मान लीजिए आप एक ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, जो मैं भी गया था, मान लीजिए आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, आपको आपको पता है कि वहां का जो डिग्री का टेम्परेचर है वो -5 डिग्री। अब वहां आपको टेंट चाहिए, कपड़े चाहिए, आप एक शॉप में गए, आप वहां वो टेंट से डील करते हैं, आपने उससे स्पेशली एक बायर से बता दिया कि मुझे तुम ऐसा टेंट देना जो -5 डिग्री पे भी काम करे, मतलब उसमें मुझे कब ठंडक, आपने उसको एक्सप्रेसली पर्पस बता दिया, तो वहां पर उसकी एक इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगी कि वो टेंट उस पर्पस पे काम करे। मान लीजिए अब आप गए, आपने देखा कि वो तो नॉर्मल टेंट दे दिया था, तो वहां पर उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको सब कुछ बता दिया कि मुझे इस हिसाब से चाहिए था, और आपने उसके स्किल पर, उसको ज्यादा पता, वो होशियार है, उसके बेसिस उसने लिया, तो वहां पर उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी कि वो जो आपने उस पर क्लेम करा वो चीजें वो दे पाए, और वो समझ में आया, ये बेसिक। लेकिन लॉ के एक तरीका बहुत आसान मुझे लगता है कि आप उसको जनरल एग्जाम्पल समझ, एक बार जनरल एग्जांपल समझ लेंगे बहुत ही इजी हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट
अब इसका प्रोवाइजर, इसका एक्सेप्शन क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर दिस पेटेंट अदर ट्रेड नेम देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस होता। मतलब आप कोई ऐसी शॉप में जा रहे हैं जो जिसका एक पेटेंट है या ट्रेड नेम बहुत बड़ा नाम है, आप उसको रिलाई करके ले रहे हैं। आप यहाँ सेलर की रिलाई में बात नहीं कर रहे हैं, सेलर से कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। आप वहां पर उस ब्रांड पर ट्रस्ट करें, तो वहां पर सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन। आप गए एडिडास के शोरूम पे, एडिडास के शोरूम पे आप गए, एडिडास के शोरूम पे जाकर आपने एक वो खरीद लिए, शूज खरीद, ठीक है। अब वो शूज पहन के आपको लगा कि ये शूज हमें ट्रैकिंग में काम करेंगे, बड़ी आप मान लीजिए एक आप नॉर्मल से 1000 के शूज पहन, अब आपने ट्रैकिंग पे जाना था, आप सोचा था कि एडिडास के शूज ले लें, वो ट्रैकिंग में काम करें। आप गए, वो आपको पर्पस नहीं पता है, बस नॉर्मल ले लिया, अब वो खराब हो गए। आपने कंप्लेंट का क्या एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तो वहां पर कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रैकिंग के शूज अलग आते हैं और आपने वहां पर एडिडास सेटअप के लिए सेलर पे नहीं किया, इसलिए कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन। समझ में आया? So the goods are bought by description from seller who deals in the goods of the description. There is an implied condition that the goods sell mercantile quality. Mercantile का मतलब व्यापारिक प्रथा, कि जिस चीज के लिए वो लिया गया वो चीज पर वो चीज काम करे। मान लीजिए इसका बहुत ही फेमस केस लॉ था, इसमें ये बात कही गई थी, एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो बोतल खरीद रहा है, हॉट वाटर बोतल। हॉट वाटर बोतल क्यों कहती है? कोई सिकाई करने के लिए, कुछ करने के लिए होती है कि अगर हम इसको लगाएं तो हमारा वो सिकाई हो जाए, वो गर्म। मान लीजिए वो गर्म ही नहीं हो रही है, तो मार्केटेबल क्वालिटी की नहीं है। मतलब वो बहुत अचानक से जलाई और फट गई, या अचानक से उसमें मैंने गर्म किया, वो बहुत ही ज्यादा हॉट हो गई, 1 सेकेंड मैंने उसको लगाया, वो हॉट हो गई, तो मार्केटेबल क्वालिटी की नहीं, उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो इतनी एक इम्पैक्ट कंडीशन होती ही है। प्रोवाइडेड रहता है if the buyer has examined the goods, there is no impact condition as to regard the effect after the examination of the goods. मान लीजिए अब उसने मार्केटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, वहां पे बैठ के, शॉप में बैठ के सब कुछ एग्जामिन कर दिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद घर जाके वो क्लेम करता है कि नहीं ऐसा मार्केटेबल क्वालिटी की नहीं है, तो वो नहीं। इसमें भी दो रूल है, पेटेंट और लेटेंट। अगर वो डिफेक्ट पेटेंट है तब तो ठीक है, अगर वो लेटेंट है तो वो वहां बैठ के ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता था, इसलिए उसको अलग से भी टाइम दिया जाएगा। घर पे आकर डिफेक्ट निकलता है तो उसको भी वो क्लेम कर सकता है। एन इम्प्लाइड वारंटी और द कंडीशन एज टू क्वालिटी पर्टिकुलर में भी एनेक्स बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, मतलब हटाई जा सकती है, सीज करी जा सकती है, एनेक्स लगी होती है, चिपकी होती है, मतलब उसके साथ an implied warranty or condition as to quality of fitness particularly an express warranty or condition that does not negative a warranty or condition implied by that unless अनकंसिस्टेंट है। एक एक्सप्रेस वारंटी, एक एक्सप्रेस आपने वारंटी और कंडीशन लगा दी है, डज नॉट नेगेटिव अ वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड बाय दैट। एक एक्सप्रेस वारंटी, एक आपने एक्सप्रेस वारंटी दे दी है कि ऐसा होगा तो मैं ये लाइबिलिटी है, उसका ये मतलब नहीं है जो इम्प्लाइड कंडीशन इस एक्ट के द्वारा लगाई गई है उसको हटा दिया जाएगा। इम्प्लाइड कंडीशन क्या, कि एक एक्सप्रेस वारंटी आपने दे दी है कि ऐसा होगा तो मैं ये दूंगा, अगर ऐसा होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो इम्प्लाइड वारंटी या इम्प्लाइड कंडीशन इस एक्ट से दी गई है वो हट जाएंगे। इम्प्लाइड कंडीशन क्या, जो ऊपर दी गई इम्प्लाइड कंडीशन। देखिए इम्प्लाइड कि एक बेचने समय गए थे, वो चीजें बिल्कुल सही है, बिल्कुल खराब नहीं है, इस मतलब कि आप सेल बेच रहे हैं सामान, तो आपके पास वो गुड अथॉरिटी, बेचने की अथॉरिटी, तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये सब हमेशा इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन रखनी। ठीक है, देखिए अब आज के वीडियोस के लिए आज के इसमें इतना ही। आगे की नेक्स्ट में मैं बचा हुआ भी आपके साथ डील कर लूंगा, और कुछ पीवाईक्यू भी डील कर लूंगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग, मैं आपको अगर मेरा पेड पोस्ट चाहिए लॉ सब्जेक्ट का, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज यहाँ पर एक टाइम बाउंड लिमिट है।
मैं हर चीज़ आपको इतनी अच्छे से नहीं बता सकता हूँ। जैसे फुल सपोर्ट साइट के 2 से 1 मिनट का 1 डेढ़ घंटे का वीडियो है पूरा। मैं अगर चाहूँ खत्म कर सकता हूँ। अब ज़्यादा भी बचा नहीं है, मैक्सिमम मैंने खत्म कर दिया है। 2-3 1-2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़े हल्के क्वेश्चन मैं तो सर डील कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पेड कोर्स ले लेंगे तो ईजी रहेगा। आपको जल्दी से कम टाइम में आप चीज़ें समझ सकते, ठीक है। ये 11 घंटा का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी आपको बहुत फायदेमंद है। ये आपको सब फ्री लाइव यूजर फ्री क्लासेस देगा, पीडीएफ के साथ फ्री लाइव टेस्ट देगा। ये टेलीग्राम चैनल 11 घंटा का, ये भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती है।